हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है उस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्योंकि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूरा केमिस्ट्री में यूज होता है, ऑर्गेनिक में भी और इनऑर्गेनिक में भी। और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत आसान भाषा में पढ़ाऊंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो आज का लेक्चर का जो टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? जो भी पार्टिकल्स एटॉम्स में प्रेजेंट रहते हैं या एटॉम्स में दिखाई देते हैं, एटॉम्स में प्रेजेंट रहते हैं, वो सारे पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। समझ गए? इलेक्ट्रॉन क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा और ध्यान से सुनिएगा। समझ गए? इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एटॉम्स में प्रेजेंट होते हैं, एटॉम्स में दिखाई देते हैं, प्रेजेंट होते हैं। समझ गए? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सारे चीजें एटॉम्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब क्या क्या हम लोग समझेंगे? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ था, कौन साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे और कैसे डिस्कवरी किए थे। और इलेक्ट्रॉन क्या है? लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये एटॉम्स में दिखाई देते हैं, एटॉम्स में प्रेजेंट होते हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कौन किए थे? एक साइंटिस्ट, बहुत फेमस साइंटिस्ट, जिनका नाम है जे थॉमसन। जे थॉमसन नाम का साइंटिस्ट ये क्या किए थे? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किए थे। कैसे किए थे? एक एक्सपेरिमेंट की मदद से वो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किए थे। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? उस एक्सपेरिमेंट का नाम है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट को डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। उनका एक्सपेरिमेंट को कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट में वो डिस्चार्ज ट्यूब या जिसको कैथोड रे ट्यूब भी बोला जाता है, उनका एक्सपेरिमेंट में वो कैथोड रे ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब यूज किए थे। समझ गए? उनका एक्सपेरिमेंट में वो कैथोड रे ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब यूज किए थे, इसीलिए उनका एक्सपेरिमेंट को क्या बोला जाता है? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। समझ गए? कैथोड रे ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, ये दोनों समान चीज है, जो कि एक ग्लास का ट्यूब होते हैं। तो ये बात हम लोग समझ गए कि कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की मदद से वो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किए थे। उनका एक्सपेरिमेंट का नाम कैथोड रे ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब क्यों पड़ा? क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट में वो कैथोड रे ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब यूज किए थे। समझ गए? और कैथोड रे ट्यूब
जिसको डिस्चार्ज ट्यूब भी बोला जाता है, वो क्या होता है? एक ग्लास का ट्यूब होता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो उनका एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हम लोगों को उनका एक्सपेरिमेंट की सेटअप को समझना पड़ेगा पहले। समझ गए? उनके एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हम लोग को उनके एक्सपेरिमेंट के सेटअप को पहले समझना पड़ेगा। समझ गए? ये है उनके एक्सपेरिमेंट का सेटअप। ये क्या है? ये जो रेड कलर का ये बॉक्स है, ये है एक ग्लास का ट्यूब। समझ गए? एक ग्लास का ट्यूब, जिनको कैथोड रे ट्यूब और डिस्चार्ज ट्यूब भी बोला जाता है। समझ गए? ये क्या है? ये है एक डिस्चार्ज ट्यूब, जिसको कैथोड रे ट्यूब भी बोला जाता है। और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो दो इलेक्ट्रोड लिए थे। इलेक्ट्रोड मतलब दो मेटल की प्लेट लिए थे। समझ गए? ये एक मेटल की प्लेट है और ये एक मेटल की प्लेट है। और ये दो मेटल की प्लेट को वो क्या किए थे? एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किए थे। हाई वोल्टेज बैटरी या जनरेटर भी बोल सकते हो आप लोग। हाई वोल्टेज बैटरी के साथ क्या किए थे? ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो होता है दो मेटल प्लेट, उनको कनेक्ट किए थे। जिस मेटल प्लेट को वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किए थे, उसका नाम दिया गया था कैथोड। और जिस मेटल प्लेट को वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किए थे, उसका नाम दिया गया था एनोड। तो कैथोड क्या है? एक मेटल प्लेट है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है। और एनोड क्या है? एक मेटल प्लेट है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए थे और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो मेटल प्लेट लिए थे और एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिए थे और एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिए थे। समझ गए? तो कैथोड हो गया नेगेटिवली चार्ज, एनोड हो गया पॉजिटिवली चार्ज। इस डिस्चार्ज ट्यूब में यहां पे एक लॉक लगा हुआ है, की। यहां पे की लगा हुआ है, जिसको लॉक भी हम लोग बोल सकते हैं एयर टाइट के लिए। एक बार एयर टाइट के लिए यहां पे लॉक कर दिए तो क्या होगा? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर होने वाला गैस, या अंदर जो गैस है वो बाहर नहीं जा पाएगा और बाहर के एयर भी अंदर नहीं आ पाएगा। समझ गए? यहां पे ओपन कर देंगे तो अंदर का गैस भी बाहर जा सकता है और बाहर का गैस भी अंदर आ सकता है। और यहां पे वैक्यूम पंप के साथ क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है। यहां पे डिस्चार्ज ट्यूब को यहां पे क्या होता है? वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट किया जाता है और यहां पे एक लॉक लगा हुआ है एयर टाइट के लिए। समझ गए? और ये वैक्यूम पंप की मदद से इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस की प्रेशर को कम ज्यादा किया जा सकता है। समझ गए? गैस की प्रेशर को कम ज्यादा किया जा सकता है मतलब अंदर की गैस को बाहर निकाला जा सकता है वैक्यूम पंप की मदद से, और बाहर से गैस अंदर भी डाला जा सकता है इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। समझ गए? और इस डिस्चार्ज ट्यूब को या कैथोड रे ट्यूब को अंदर से जेडएनएस से कोटिंग कर दिया गया है। समझ गए? जेडएनएस के द्वारा कोटिंग कर दिया गया है। जेडएनएस जिंक सल्फाइड, जो कि एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल भी हम उसको बोल सकते हैं। समझ गए? जेडएनएस क्या है? जिंक सल्फाइड है। जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दिया गया है अंदर की तरफ से डिस्चार्ज ट्यूब को। आशा करता हूं समझ गए होंगे। और जेडएनएस क्या है? एक फॉस्फोरेसेंट मटेरियल या इसको फ्लोरोसेंट मटेरियल भी बोला जा सकता है। अभी आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि फॉस्फोरेसेंट मटेरियल क्या है या फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा, जिस मटेरियल पे कोई पार्टिकल्स आके स्ट्राइक करने पर अगर चमक पैदा होता है, लाइटिंग होता है, उस मटेरियल को हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल।
मैं रिपीट करता हूं, जिस मटेरियल पे कोई पार्टिकल के स्ट्राइक करने पर, टकराने पर अगर उस मटेरियल पे लाइटिंग होता है, चमक पैदा होता है, तो उस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। ZnS का फुल फॉर्म क्या है? जिंक सल्फाइड। और कहां पे ये कोटिंग किया गया है ZnS की? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से क्या किया गया है? ZnS की कोटिंग किया गया है। समझ गए? और यहां पे क्या है? एयर प्रेजेंट है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वेरी लो प्रेशर में, बहुत लो प्रेशर में एयर प्रेजेंट है यहां पे। मतलब हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, ये सारे गैस प्रेजेंट है यहां पे। एयर क्या है? गैस का मिक्सचर है। मिक्सचर ऑफ गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? एयर बोलते हैं। तो यहां पे बहुत सारा डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैस के मिक्सचर यहां पे प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स यहां पे प्रेजेंट है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और बहुत लो प्रेशर में प्रेजेंट है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर का प्रेशर बहुत लो है। समझ गए? ये है उनका सेटअप। और ये क्या है? वायर है। वायर की मदद से ये दोनों इलेक्ट्रोड को, दोनों मेटल प्लेट को वो क्या किए थे? ये वायर की मदद से बैटरी में कनेक्ट किए थे। समझ गए? ये है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट का सेटअप, जे थॉम्सन का सेटअप, उनका एक्सपेरिमेंट का सेटअप। समझ गए? फिर ये सेटअप लगाने के बाद, सेटअप कंप्लीट करने के बाद वो क्या किए? प्रेशर को कम करने लगे इस वैक्यूम पंप की मदद से, और वोल्टेज को बढ़ाने लगे। प्रेशर को कम करने लगे और वोल्टेज को बढ़ाने लगे एट ए टाइम, एक साथ। समझ गए? सेटअप कंप्लीट हो गया। सेटअप कंप्लीट होने के बाद ये वैक्यूम पंप की मदद से वो क्या किए? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से, जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में जो गैस का प्रेशर है, गैस को निकालने लगे वैक्यूम पंप की मदद से, जिसकी वजह से यहां पे प्रेशर क्या होने लगा? डिक्रीज होने लगा। और एट ए टाइम साइमल्टेनियसली वो क्या किए? ये वोल्टेज बढ़ाने लगे, वोल्टेज को इंक्रीज करने लगे बैटरी की मदद से, और वैक्यूम पंप की मदद से डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर को कम करने लगे, डिक्रीज करने लगे। समझ गए? तो इनिशियली स्टार्टिंग में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। समझ गए? फिर क्या हुआ? प्रेशर कम होता जा रहा है, वोल्टेज बढ़ता जा रहा है। इनिशियली कोई चेंज देखने को नहीं मिला डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। जब प्रेशर 0.0001 mm of Hg हो गया और पोटेंशियल मतलब वोल्टेज जब अप्रोक्सीमेटली 10 किलो वोल्ट हो गया, मतलब नियरली 10,000 वोल्ट हो गया, तब क्या हुआ? ये एनोड के पीछे फ्लोरोसेंस देखने को मिला। फ्लोरोसेंस मतलब वही लाइटिंग, चमक देखने को मिला। समझ गए? क्यों देखने को मिला? यहां पे एक बात बताना मैं भूल गया। ये एनोड जो है वो क्या कर दिए थे? एनोड में वो छोटे छोटे पोर कर दिए थे। मतलब ये एनोड में वो क्या किए थे? परफोरेटेड कंडीशन क्रिएट कर दिए थे, जिसको बोला जाता है परफोरेटेड एनोड। वो एनोड में क्या किए थे? छोटे छोटे पोर कर दिए थे ऐसे, इसलिए इस एनोड को क्या बोला जाएगा? परफोरेटेड एनोड। और इस छोटे छोटे पोर की मदद से इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे छोटे पार्टिकल आसानी से आर पार जा सकते हैं एनोड के द्वारा। थ्रू एनोड इलेक्ट्रॉन मतलब छोटे छोटे पार्टिकल ये पोर की मदद से आर पार जा सकते हैं एनोड के आसानी से। समझ गए? तो ये क्या है? ये एक्चुअली परफोरेटेड एनोड है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो क्या हुआ? वो वोल्टेज बढ़ाने लगे और साइमल्टेनियसली प्रेशर कमाने लगे। समझ गए? तो इनिशियली कोई भी चेंज हुआ नहीं। जब प्रेशर
हाँ 1 mm ऑफ Hg हो गया और पोटेंशियल अप्रोक्सीमेटली 10 किलो वोल्ट हो गया, 10,000 वोल्ट हो गया, तब एनोड के पीछे चमक देखने को मिला जिसको फ्लोरोसेंस बोलते हैं, फ्लोरोसेंस देखने को मिला। हो गया, तो उनको ये चीज तो समझ में आ गया कि यहां पे हम लोग जेडनेस की कोटिंग किए हुए हैं, मतलब कोई ना कोई पार्टिकल्स यहां पे आके क्या हुआ है, स्ट्राइक किया है। बगैर स्ट्राइक किए यहां पे तो फ्लोरोसेंस नहीं दिखेगा, लाइटनिंग तो नहीं दिखेगा ना। तो उनको यह समझ में आ गया कि कोई ना कोई पार्टिकल्स तो यहां पे आके क्या हुआ है, स्ट्राइक किया है, जिसकी वजह से लाइटिंग देखने को मिल रहा है। तो वो सर्च करने लगे, रिसर्च करने लगे कि ये पार्टिकल्स क्या है और कहां से आया है। समझ गए? और इतना भी समझ गए थे वो लोग कि ये एनोड के पीछे आके स्ट्राइक कर रहा है, तो जरूर ये कैथोड की तरफ से आया होगा, कैथोड से आया होगा या कैथोड की तरफ से आया होगा। तो वो पार्टिकल्स को, जो पार्टिकल्स आके यहां पे फ्लोरोसेंस शो कर रहा था, स्ट्राइक कर रहा था एनोड के पीछे, वो पार्टिकल्स को वो नाम दिए कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड की तरफ से आ रहा था। आशा करता हूं समझ गए होंगे क्या हुआ। यहां पे एनोड के पीछे, एनोड पे क्या था, छोटा छोटा पोर था, इसको परफोरेटेड एनोड भी बोला जाता है। वो क्या यूज किए थे, परफोरेटेड एनोड। और एनोड में यहां जो पोर था, छोटा छोटा पोर था, इस पोर में क्या हुआ, कोई पार्टिकल्स क्या हो गया था, एनोड के उस पोर में से आर पार हो गया था, जिसकी वजह से यहां पे फ्लोरोसेंस देखने को मिल रहा था, लाइटिंग देखने को मिल रहा था। और उस पार्टिकल को वो नाम दिए कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड की तरफ से आ रहा था। समझ गए? तो वो रिसर्च करने लगे कि ये पार्टिकल्स रियल में क्या है। तो देखो यहां पे हम लोग क्या किए, वोल्टेज बढ़ाते चले गए। 10,000 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली नियरली 10 किलो वोल्ट या 10,000 वोल्ट जब यहां पे हम लोग यूज किए, तब क्या हुआ, कैथोड में से इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। कैथोड क्या है, एक मेटल प्लेट है, और मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का। तो बहुत हाई वोल्टेज में क्या हुआ, कैथोड में से इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। समझ गए? और ये इलेक्ट्रॉन जो कि इस कैथोड मेटल से रिलीज हुआ है, जो कि कैथोड मेटल लूज किया है, इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होता है। क्यों हाई होता है काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि हम लोग यहां पे बहुत हाई वोल्टेज यूज किए हैं। समझ गए? यहां पे हम लोग बहुत हाई वोल्टेज यूज किए हैं। इस हाई वोल्टेज की वजह से यहां पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, और उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होगा, क्योंकि ये बहुत हाई वोल्टेज यूज करने पर निकला है। समझ गए? तो ये इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होता है। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का बहुत हाई होगा, मतलब ये बहुत स्पीड से मूव करेगा, उसका स्पीड बहुत ज्यादा होगा। ये निकल गया, इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है, तो ये बहुत स्पीड से टुवर्ड्स एनोड ये मूव करेगा, एनोड की तरफ बहुत हाई स्पीड से मूव करेगा। रास्ते में यहां पे बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यहां पे एयर प्रेजेंट है, एयर एट वेरी लो प्रेशर। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैस है, मतलब इस डिस्चार्ज ट्यूब में बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और उन गैसियस मॉलिक्यूल्स को ये क्या करेगा, रास्ते में टक्कर मारेगा, स्ट्राइक करेगा। समझ गए? ये निकल गया, इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है, बहुत स्पीड से मूव करेगा, और रास्ते में जो भी गैसियस मॉलिक्यूल्स आएंगे उनको क्या करेगा, ये टक्कर मारेगा, स्ट्राइक करेगा। समझ गए? और उन मॉलिक्यूल्स का, गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड एनर्जी होता है, उस बॉन्ड एनर्जी से इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। समझ गए? ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब में, उन गैसियस मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड एनर्जी होता है, उस बॉन्ड एनर्जी से बहुत ज्यादा एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए वो क्या करता है, उन मॉलिक्यूल के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है।
समझ गए? ये मेटल से, कैथोड क्या है? एक मेटल है। ये मेटल से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और ये जब सपोज यहाँ पे ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को स्ट्राइक किया, इस डिस्चार्ज ट्यूब में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। सपोज इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, ये रास्ते में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को स्ट्राइक किया। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? H2 मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का ये बॉन्ड को क्या करेगा? तोड़ देगा। जब स्ट्राइक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आके यहां पे स्ट्राइक किया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पे, इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड को ये ब्रेक कर दिया, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक होने से ये मॉलिक्यूल एटम की फॉर्म में आ जाएगा। समझ गए? एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो एटम होते हैं, दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं, और उनके बीच में एक केमिकल बॉन्ड रहता है। उस केमिकल बॉन्ड को ये तोड़ दिया टक्कर मार के। ये टक्कर मार के क्या किया? बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? एटम्स की फॉर्म में आ गए। तो बहुत सारे यहां से एक इलेक्ट्रॉन तो रिलीज नहीं होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। समझ गए? तो बहुत सारे गैसियस एटम्स भी यहां पे प्रेजेंट होंगे। इस इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा होता है कि ये मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ब्रेक करने के बाद भी इसका एनर्जी जीरो नहीं होता है, ये स्टॉप नहीं होता है। ये फिर भी क्या करता है? टक्कर मार के ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी बचा रहता है, और ये उस काइनेटिक एनर्जी की मदद से ये क्या करता है? फिर भी एनोड की तरफ ये मूव करता है। समझ गए? मतलब यहां पे बहुत सारे गैसियस एटम्स भी प्रेजेंट है। बॉन्ड ब्रेक किया, बॉन्ड ब्रेक करके बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हो गए यहां पे, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं। और ये जब बॉन्ड को ब्रेक करके मूव कर रहा होता है एनोड की तरफ, रास्ते में जो एटम्स मिलते हैं, गैसियस एटम मिलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, उन एटम को भी ये टक्कर मारता है, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी फिर भी बचा रहता है। समझ गए? बॉन्ड को ब्रेक किया, एटम आ गए, जो एटम्स प्रेजेंट रहते हैं यहां पे, उन एटम को भी ये टक्कर मारता है, ये इलेक्ट्रॉन। समझ गए? और वो एटम को टक्कर मार के क्या करता है? एटम को आयोनाइज कर देता है। एटम को आयोनाइज कर देता है। एटम को आयोनाइज कर देता है मतलब एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। समझ गए? फिर क्या हुआ? एटम्स को ये टक्कर मारा, ये एटम क्या होगा? आयोनाइज हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन आयन आ गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। समझ गए? मैं रिपीट करता हूं, बहुत हाई वोल्टेज हम लोग यूज किए यहां पे, जिसकी वजह से कैथोड मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल गया, और उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई रहता है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मॉलिक्यूल्स को जाके टक्कर मारता है, गैसियस मॉलिक्यूल्स को। और उस मॉलिक्यूल्स को टक्कर मारने से क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। समझ गए? और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद वो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर भी ये मॉलिक्यूल्स से जाके टकराने के बाद भी, उसका बॉन्ड ब्रेक करने के बाद भी, इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बचा रहता है, इसका एनर्जी जीरो नहीं होता है। फिर ये क्या करता है? उसके रास्ते में जो एटम्स आते हैं, उन एटम्स को स्ट्राइक करता है, और एटम को स्ट्राइक करके क्या करता है? ये आयोनाइज कर देता है एटम्स को। समझ गए? तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में दो सोर्स से टोटल इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। कहां से? एक तो गैसियस एटम से और कैथोड मेटल से। ये डिस्चार्ज ट्यूब से कहां कहां से इलेक्ट्रॉन आते हैं? एक तो कैथोड मेटल से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और ये गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। समझ गए? हाँ, गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं।
तो एटॉम से, गैसियस एटॉम से और कैथोड मेटल से इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि कैथोड मेटल से और गैसियस एटम से आते हैं, वो दो सोर्स का इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये एनोड की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्योंकि एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। और दो ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्शन करते हैं, आपस में माने अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। समझ गए? मतलब एनोड की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और एनोड की तरफ जाएंगे। और एनोड में क्या है, पोर प्रेजेंट है, छोटे छोटे पोर प्रेजेंट है, और उन छोटे छोटे पोर में से ये क्या हो जाएंगे, आर पार हो जाएंगे। इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये जो एनोड के पीछे जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, और एनोड के पीछे जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, इसलिए एनोड के पीछे क्या हो रहा है, लाइटनिंग हो रहा है, फ्लोरोसेंस देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूं समझ गए होंगे कि ये जो पीछे आके जो पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा था, एनोड के पीछे जो पार्टिकल्स आके स्ट्राइक कर रहा था, जिसकी वजह से लाइटिंग हो रहा था, चमक देखने को मिल रहा था, वो पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जिसका नाम क्या दिए थे जे थॉमसन, कैथोड रेज। तो कैथोड रेज क्या था, जिनको जे थॉमसन कैथोड रेज बोले थे, वो कैथोड रेज वास्तव में क्या था, इलेक्ट्रॉन। आशा करता हूं समझ गए होंगे। और वो इलेक्ट्रॉन कहां से आया था वो भी समझ गए होंगे। कैथोड मेटल से रिलीज हुआ बहुत ज्यादा वोल्टेज यूज करने पर, और गैसियस एटम से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था। ये दो सोर्स से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, एनोड के पीछे जाके स्ट्राइक किए। तो कैथोड रेज मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। बस इतना ही जानना था। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ था, जिसको कैथोड रेज बोला जाता है। तो अभी हम लोग देखते हैं उस कैथोड रेज का कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज जिसको, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली में, वो कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। यहां से देख के हम लोग समझ सकते हैं कि चारों तरफ जेडनेस की कोटिंग किया गया था, लेकिन फ्लोरोसेंस जो चमक देखने को मिल रहा था, कहां पे देखने को मिल रहा था, ये ओनली ऑन एनोड के पीछे ही देखने को मिल रहा था। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जिसको कैथोड रेज बोल रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, इसलिए ओनली एनोड के पीछे ही चमक देखने को मिल रहा था। कैथोड रे है पार्टिकल नेचर एंड पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ये कैथोड रेज मतलब इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी होता है कि नहीं, होता है। इसीलिए ये क्या करता है, बहुत स्पीड से मूव करता है, और उसके रास्ते में जो मॉलिक्यूल्स आता है उसको, उस मॉलिक्यूल्स को वो स्ट्राइक करके क्या कर देता था, बॉन्ड को ब्रेक कर देता था और एटॉम्स में कन्वर्ट कर देता था। समझ गए? और इसका पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर मतलब अगर कोई भी दो चीज, कोई भी जो थिंग्स, दो थिंग्स आपस में टकरा सकते हैं, और टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद एनर्जी का अगर आदान प्रदान होता है, एनर्जी दे सकता है या ले सकता है, तो उन दो चीजों को हम लोग बोलेंगे पार्टिकल्स। हम लोग बोलेंगे उन दो चीजों का नेचर क्या है, पार्टिकल नेचर होता है। मैं रिपीट करता हूं, अगर कोई दो चीजें आपस में टकरा सकते हैं और टकराने के बाद एनर्जी का आदान प्रदान हो सकता है, तो उन दो चीजों को हम लोग बोलेंगे, उन दो चीजों का हम लोग बोलेंगे कि पार्टिकल नेचर होता है। समझ गए? और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, ये जाके स्ट्राइक कर रहा था डायरेक्टली, किसको, हाँ, मॉलिक्यूल्स पे। और मॉलिक्यूल्स पे जाके स्ट्राइक करने के बाद ये कुछ एनर्जी देता था, जिसकी वजह से उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाता था। मतलब यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। समझ गए? हाँ, और ये जो साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, इसको समझने के लिए, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किए थे।
हालांकि आप लोग समझ गए कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर होता है क्योंकि ये केमिकल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है, इसलिए उसका बॉन्ड ये ब्रेक कर पाता है। फिर भी वो समझने के लिए, प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किए थे। सपोज ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, यहां पे कैथोड है, यहां पे एनोड है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था कैथोड से और किस तरफ मूव कर रहा था, ये एनोड की तरफ मूव कर रहा था। तो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में वो क्या किए कि एक लाइट पैडल व्हील लगा दिए। ऐसे एक लाइट पैडल व्हील रख दिए इलेक्ट्रॉन के, जो मूव कर रहा था जिस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के रास्ते पर वो क्या किए, एक लाइट पैडल व्हील रख दिए। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, जाके ये व्हील पे स्ट्राइक किया, लाइट पैडल व्हील के व्हील पे क्या किया, स्ट्राइक किया। और स्ट्राइक करने के बाद इलेक्ट्रॉन पे जो काइनेटिक एनर्जी होता है, वो काइनेटिक एनर्जी ये लाइट पैडल व्हील को दे दिया। कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी ये लाइट पैडल व्हील को दे दिया, जिसकी वजह से ये लाइट पैडल व्हील ऐसे गोल 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 घूमने लगा। समझ गए? इलेक्ट्रॉन के रास्ते पे वो लाइट पैडल व्हील रख दिए और लाइट पैडल व्हील पे जब जाके टकराया इलेक्ट्रॉन, उसका कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी दे दिया वो किसको, वो लाइट पैडल व्हील को, जिसकी वजह से लाइट पैडल व्हील गोल 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 घूमने लगा। इसका मतलब क्या है, वो ये कंक्लूजन बताए इस एक्सपेरिमेंट की मदद से, इलेक्ट्रॉन पे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होता ही है। इसलिए क्या हो रहा है उसको, इसलिए क्या हो रहा है, वो लाइट पैडल व्हील को ये मूवमेंट करा पा रहा है। समझ गए? और क्या, इसका नेचर भी पार्टिकल नेचर ही है, क्योंकि ये लाइट पैडल व्हील पे जाके स्ट्राइक कर पा रहा है, टक्कर मार पा रहा है और एनर्जी दे पा रहा है, काइनेटिक एनर्जी दे पा रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, लाइट पैडल व्हील घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है। समझ गए? तो इस एक्सपेरिमेंट की मदद से ये क्लियर किए थे, वो ये प्रूव किए थे कि इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है, कैथोड रेज का नेचर क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है और उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है। ये कैथोड मेटल से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होता ही है। ये प्रूव कर दिए थे ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा। कैथोड रे हैज नेगेटिव चार्ज। कैथोड रेज पे क्या चार्ज होता है, कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है कि ये न्यूट्रल होता है, इसको समझने के लिए वो क्या किए थे, एक एक्सपेरिमेंट किए थे। समझ गए? एक तो यहां पे आज हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। अभी हम लोगों के पास नॉलेज है, लेकिन स्टार्टिंग में वो रिसेंटली डिस्कवर किए थे इलेक्ट्रॉन को, तो उनको पता नहीं था। तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है उसको जानने के लिए वो क्या किए थे, एक एक्सपेरिमेंट किए थे। सपोज ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है या कैथोड रे ट्यूब, कंफ्यूज मत होइएगा, डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब दोनों एक ही चीज है। यहां पे कैथोड है, यहां पे एनोड है। यहां से हाई वोल्टेज अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था। वो क्या किए, डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इसको ले जा करके वो क्या किए, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिए। तो ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, मेटल प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट है। तो वो क्या किए, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए डिस्चार्ज ट्यूब में।
समझ गए? फिर क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है जो सीधा मूव कर रहा था, एनोड की तरफ मूव कर रहा था, एनोड के पीछे जाके स्ट्राइक कर रहा था, क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल प्लेट की तरफ क्या हुआ, बेंड हो गया। और हमको पता था कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करता है, अट्रैक्ट होता है, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है या अट्रैक्ट होता है। ऑपोजिट चार्जेस में क्या होता है, किस तरह का इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है। समझ गए? तो ये समझ गए, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ बेंड हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। समझ गए? तो यहां से उनको पता चल गया कि कैथोड रे हैज नेगेटिव चार्ज, कैथोड रे में नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड रे एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो अभी तो कितना समझ लिए हम लोग प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी। ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, और कैथोड रे हैव पार्टिकल नेचर, इसका पार्टिकल नेचर होता है, एंड पोजेस काइनेटिक एनर्जी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन में होता है। कैथोड रे हैज नेगेटिव चार्ज, कैथोड रे में नेगेटिव चार्ज होता है, ये प्रूव कर दिए थे एक्सपेरिमेंट की मदद से। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कैथोड रे आर डिफ्लेक्टेड बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये तो समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कैथोड रे क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ क्या होता है, बेंड हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड में भी ये डिफ्लेक्ट होता है। इसको समझाने के लिए भी ये एक्सपेरिमेंट किए थे जे थॉमसन। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे एनोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। समझ गए? और हम लोगों को ये पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट पे होता है उसके पास ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है उसके पास क्या है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है, मतलब मूव करता है, तब इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। समझ गए ना? जब कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, कोई सा भी हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, वो जब रेस्ट में होता है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और वो चार्ज पार्टिकल जब मोशन करता है, जब मोशन में होता है, मूव कर रहा होता है, तब उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। समझ गए? तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, कैथोड मेटल से जो निकल रहा था ये मूव कर रहा था, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा था। तो वो क्या किए समझने के लिए कि इसके पास ये कैथोड रे मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करने से ये डिफ्लेक्ट होता है कि नहीं, ये समझने के लिए वो क्या किए, यहाँ पे वो एक मैग्नेट लगा दिए। ये क्या है, एक मैग्नेट है, क्या बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेट, समझ गए होंगे। तो वो क्या किए, यहाँ पे एक मैग्नेट लगा दिए। ये इलेक्ट्रॉन जो कि कैथोड मेटल से निकल रहा था, ये मूव कर रहा था, तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये मैग्नेट में भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का साउथ पोल इस मैग्नेट का साउथ पोल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या देखने को मिलेगा, रिपल्सन। और अगर इस इलेक्ट्रॉन का साउथ पोल मैग्नेट का नॉर्थ पोल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या देखने को मिलेगा, अट्रैक्शन। सिमिलरली मतलब ऑपोजिट पोल में इंटरेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन का और मैग्नेट का, तो अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। और सेम
सेम पोल में अगर इंटरेक्शन देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन का और मैग्नेट का, तो क्या होगा, रिपल्सन देखने को मिलेगा। तो यहां पे क्या होगा, आइदर अट्रैक्ट होगा नहीं तो रिपल्सन होगा। सपोज ये मूव कर गया मैग्नेट की तरफ, तो इससे हम लोग क्या समझे कि ये मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी इंटरेक्ट करता है और मैग्नेटिक फील्ड में भी ये डिफ्लेक्ट करता है। समझ गए? यहां से हम लोग क्या समझ सकते हैं, आइदर इलेक्ट्रॉन का साउथ पोल इंटरेक्ट कर रहा है नॉर्थ पोल के साथ मैग्नेट का, या इलेक्ट्रॉन का नॉर्थ पोल मैग्नेट का साउथ पोल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसीलिए यहां पे अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये समझ गए इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि इलेक्ट्रॉन जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, जब ये मूव करता है, इलेक्ट्रॉन तो एक चार्ज पार्टिकल है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहा था, पॉजिटिव चार्ज की तरफ वेंड हो रहा था, मूव कर रहा था। और ये चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तब ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी ये डिफ्लेक्ट करता है। मैग्नेट लगाने पर भी ये इसका मूवमेंट में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉन का। समझ गए? फिर कैथोड रे व्हेन स्ट्राइक मेटल ऑफ हाई एटॉमिक मास दे प्रोड्यूस एक्स रेज। ये कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन जब हाई एटॉमिक मास वाला मेटल पे स्ट्राइक करता है, टकराता है, तब उस मेटल में से क्या निकलता है, एक्स रेज निकलता है। समझ गए? ये इलेक्ट्रॉन जिसको हम कैथोड रे बोल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब हाई एटॉमिक मास वाला मेटल पे जाके स्ट्राइक करता है, टकराता है, तब उस मेटल में से क्या निकलता है, एक्स रेज। और उस एक्स रेज को हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में। बॉडी में कहीं बोन पे फ्रैक्चर हो गया, कहीं किसी जगह पे फ्रैक्चर हो गया, तो इस एक्स रेज को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं उस फ्रैक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए। समझ गए? ये वही एक्स रेज है। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, याद रखिए। स्पेसिफिक मतलब जहां पे भी स्पेसिफिक टर्म आ गया, मतलब ये एक रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। स्पेसिफिक मतलब एक रेशियो ही है, और उस रेशियो में डिनोमिनेटर में मतलब नीचे मास आएगा ऑलवेज। समझ गए? याद रखिएगा, स्पेसिफिक मतलब एक रेशियो है, जहां पे भी स्पेसिफिक टर्म आ गया वो एक रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, और उस रेशियो के नीचे डिनोमिनेटर में ऑलवेज मास आएगा। समझ गए? फिर स्पेसिफिक के बाद क्या लिखा है, चार्ज। मतलब ऊपर चार्ज आएगा और नीचे मास आएगा। नीचे तो ऑलवेज मास आएगा, स्पेसिफिक के बाद चार्ज लिखा है, मतलब ऊपर चार्ज नीचे मास। और किसका स्पेसिफिक चार्ज हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं, कैथोड रेज का। तो चार्ज ऑफ कैथोड रे, मास ऑफ कैथोड रे। ऊपर भी कैथोड रे जाएगा चार्ज का, क्योंकि चार्ज लिखा है, और नीचे मास आएगा किसका, कैथोड रे का। कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, याद रखिएगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और मास कितना होता है कैथोड रे का, 9.1 × 10⁻31 kg। ये SI यूनिट में, कूलम और केजी क्या है, SI यूनिट है। और इसको सॉल्व करने पर क्या आता है आंसर, -1.76 × 10⁻11 कूलम पर kg। इसको याद रखिएगा, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ कैथोड रे बाय मास ऑफ कैथोड रे। चार्ज कितना होता है कैथोड रे का, -1.6 × 10⁻19 कूलम, और मास कितना है, 9.1 × 10⁻31 kg। और इसका स्पेसिफिक चार्ज सॉल्व करने पर कितना आता है, -1.76 × 10⁻11 कूलम पर kg। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, आप याद रखिएगा। एग्जाम में सॉल्व करके इसको टाइम देने का कोई जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। ये डायरेक्ट ऑप्शन टिक करने वाला क्वेश्चन होगा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे विल नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द गैस। समझ गए? कैथोड रे मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर इस डिस्चार्ज ट्यूब में
हम लोग हाइड्रोजन गैस को यूज करेंगे तो हाइड्रोजन गैस को यूज करने पर भी कैथोड रे क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीजन गैस यूज करेंगे तो ऑक्सीजन गैस यूज करने पर भी जो कैथोड रे निकलेगा इलेक्ट्रॉन के स्ट्राइक करने पर, हाँ मतलब हाँ, जो कैथोड रे निकलेगा वो क्या है? जो एनोड के पीछे आके स्ट्राइक करेगा वो इलेक्ट्रॉन ही है। अगर नाइट्रोजन गैस हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तब भी जो कैथोड रेज निकलेगा यहाँ पे जो स्ट्राइक करेगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ही होगा। कोई सा भी गैस हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब में, तो डिस्चार्ज ट्यूब में जो एनोड के पीछे जाके स्ट्राइक करेगा जिसको हम कैथोड रेज बोलेंगे, कोई सा भी गैस अगर यूज करेंगे तो वो कैथोड रेज क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। मतलब कैथोड रेज गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। गैस के बदलने पर कैथोड रेज कभी भी चेंज नहीं होता है डिस्चार्ज ट्यूब में, समझ गए? और कैथोड रेज का चार्ज भी फिक्स होता है, मास भी फिक्स होता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन का गैस को चेंज करने पर क्या कैथोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज बदल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई सा भी गैस हम लोग यहां पे यूज करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब में, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन ही होगा और इलेक्ट्रॉन का चार्ज एंड मास फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? -1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी ही रहेगा, कोई सा भी गैस हम लोग यूज करें। तो स्पेसिफिक चार्ज कैथोड रेज का कभी भी बदलता नहीं है गैस के बदलने पर डिस्चार्ज ट्यूब में, समझ गए? आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो ये है हम लोगों का पहला टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन किए थे? जे थॉमसन। कैसे किए थे? एक एक्सपेरिमेंट की मदद से जिसका नाम है कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। नाम ऐसे क्यों पड़ा? क्योंकि वो डिस्चार्ज ट्यूब या कैथोड रेज ट्यूब को वो यूज किए थे अपना एक्सपेरिमेंट में, समझ गए? तो इनका ये डिस्कवरी का मैकेनिज्म और कैथोड रेज जिसको इलेक्ट्रॉन बोला जाता है उनका ये 7 प्रॉपर्टी ध्यान से याद कर लीजिएगा। मैं अपना बेस्ट दे के पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूं, आसान भाषा में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जितना मेरे से हो पा रहा है, और विश्वास करिए मेरे से जितना हो रहा है टूटा फूटा लैंग्वेज में मैं अपना बेस्ट देकर पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूं। हो गया? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या जिसको एनोड रेज भी बोला जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।